love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपना सप्लाई चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने जब डिमांड की इलास्टिसिटी पढ़ी थी तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और रिलेटेड गुड्स के साथ है ना क्रॉस प्राइस इफेक्ट वाली इलास्टिसिटी भी पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन जो सप्लाई है उसमें सिर्फ आपको एक ही तरह की इलास्टिसिटी पढ़नी है, जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितना चेंज आता है। अभी तक हमने लॉ ऑफ सप्लाई में ये पढ़ा कि अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होंगे तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। हमने जस्ट डायरेक्शन पढ़ी। क्या पढ़ी? डायरेक्शन की पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन ये नहीं पढ़ा कि अगर प्राइस में 10% इंक्रीज आता है तो सप्लाई में कितने परसेंट इंक्रीज आएगा। जब मैं इसको हाउ मच क्वांटिटी में पढ़ूंगी तो वो मेरी क्या बन जाती है? प्राइस इलास्टिसिटी। ये बात समझ आई? तो फॉर एग्जाम्पल लगा लो, अगर मेरा 10% प्राइस में चेंज आया, 10% सप्लाई में भी चेंज आया 10%, तो इसको मैं कहती हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इक्वल चेंज आ रहा है। और एक बात बताओ, प्राइस में तो चेंज आया 10%, जिसकी वजह से सप्लाई में 20% चेंज आ गया। कितना? 20%। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही सेम अगर प्राइस में चेंज आया 10% लेकिन सप्लाई में सिर्फ 5% आया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाएगा। ये बात समझ आई कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है और सप्लाई में कम। एक चीज़ होती है कि प्राइस में चेंज आने से जितना मर्जी चेंज आ रहा है 10, 12, 15, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी इन इलास्टिक, राइट। तो वो चीज़ समझ आई। तो ये सब हमने इस कंडीशंस को पढ़ना है किसमें? इस टॉपिक में। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, कहता प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि अपने प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है। देखो लॉ ऑफ सप्लाई हमें डायरेक्शन बताता है कि सप्लाई किस तरफ चेंज होगी। अगर प्राइस गिरेगा तो सप्लाई भी गिरेगी और बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। लेकिन हमें ये देखना हो कि कितना एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो हमें इलास्टिसिटी को ही पढ़ना पड़ेगा। सो दस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज, ये ध्यान रखना, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू percentage change in on price of a commodity. So price elasticity of supply is a measurement of the percentage change in quantity supplied of a commodity in response to some percentage change in its on price. Easy. इसका फॉर्मूला भी वही बनेगा, देखो सेम। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ES से करेंगे, उसको ED से करते थे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, हमने ये डिमांड वाले में बहुत अच्छे से किया है, तो उसका जो एक फॉर्मूला निकल के आएगा ये वाला, P ओवर Q इंटू चेंज इन Q ओवर चेंज इन P हो जाएगा। इजी है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये कुछ सिचुएशंस हैं कि सप्लाई कर्व की शेप कैसे चेंज होती है। शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कहता शेप ऑफ सप्लाई कर्व तो हमें डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताएगी। वैसे तो हमें पता है कि सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड हमने लेके चलनी है, लेकिन वो इलास्टिसिटी कैसे शो करेगी? अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 होगी, ठीक है, तो वो 0 से स्टार्ट करेगी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से और सिंगल लाइन जाएगी स्ट्रेट, ठीक है, 45 डिग्री की। तो ये क्या है? पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व, जहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होगी। तो इस टाइम पे जब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हुई तो ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी। ये ध्यान रखना। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि प्राइस में 10% चेंज आने से सप्लाई में 15% चेंज आया, तो सप्लाई में क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया, राइट, प्राइस में कम, तो इसीलिए प्राइस से शुरू होगी ये, ठीक है, वाई एक्सिस से, ये ध्यान रखना। और अगर लेस देन 1 आ जाए तो ये अपोजिट किससे? क्वांटिटी की लाइन से शुरू होगी। ये बात समझ आई? ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप तो होगी लेकिन एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगी लेस देन 1 वाली सिचुएशन में, ठीक है। इसके अलावा दो और सिचुएशंस है, कौन सी मैंने आपको करवाई है? जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जीरो मतलब कि प्राइस में चेंज का सप्लाई पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है, कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी कि चाहे प्राइस इतना है, चाहे इतना है, चाहे इतना है, चाहे इतना है, सप्लाई तो यही रहेगी। अगर सप्लाई 10 है तो वो 10 ही सप्लाई रहेगी, राइट। तो वो होता है जीरो इलास्टिक, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। और इन्फिनाइट की क्या होती है? इन्फिनाइट होती है कि अगर मैं थोड़ा सा, अब ये जो प्राइस है इस पर मैं जितनी मर्जी सप्लाई कर सकती हूँ, थोड़ा सा भी अप एंड डाउन करूँगी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट, इन्फिनिटी इफेक्ट पड़ेगा किस पे? सप्लाई पे। ये हमने सारा डिमांड में भी किया था। इजी। सो हमें क्या समझ आया? एक होती है इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई कब होगी? व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। इन इलास्टिक कब होगी? लेस देन 1। और यूनिटरी इलास्टिक कब होगी? इक्वल टू 1। इजी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को? कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे?
नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड, कि जो सप्लायर है वो किस तरीके के इनपुट्स को यूज़ कर रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है कि इनपुट किस तरीके के यूज़ हो रहे हैं। अगर कमोडिटी इनपुट जो है यूज्ड होते हैं, कॉमनली यूज्ड, मतलब हमें आराम से चीज़ें मिल जाती है, तो सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होगी। मैं बंद भी कर सकती हूँ सप्लाई, बढ़ा भी सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ, लेकिन कॉमनली अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। ठीक है। फिर आता है नेचुरल, ये तो हमने एक्सेप्शंस में पढ़ा था, नेचुरल कॉन्स्टेंट्स। कहते हैं ये डिफेक्ट होता है अगर हम फॉर एग्जांपल लगा लो कि हम जो है टीक वुड ज़्यादा उगाना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि बहुत साल लगते हैं इसको उगाने में, तो उसकी सप्लाई तो इलास्टिक नहीं हो सकती ना टीक वुड की, क्योंकि वो नेचुरल फिनोमेनास पे डिपेंड है। तो वो चीज़ भी तो है जो चीज़ नेचुरल पे डिपेंड है। फिर रिस्क टेकिंग, कितना रिस्क जो है सप्लायर लेना चाहता है। अगर वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होगी, ठीक है, लेकिन अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता, कुछ शर्कर्स होते हैं राइट, तो वो क्या है, सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी। फिर होता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, किस तरह की गुड्स हैं। अगर पेरिशेबल गुड्स है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। ड्यूरेबल गुड्स की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, ये हमने एक्सेप्शंस में पढ़ा था, है ना। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी यूज़ हो रही है, ठीक है। कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किससे इन्फ्लुएंस होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी इन्फ्लुएंस होती है। सप्लाई कम इलास्टिक होगी अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी उससे, ठीक है। टाइम फैक्टर, कितना टाइम है हमारे पास, अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा सप्लाई इलास्टिक हो सकती है। जैसे नेचुरल कांस्टेंट वाला टीक वुड वाला, हमारे पास टाइम ज़्यादा, तो टीक वुड वाले को भी हम क्या कर सकते हैं, इलास्टिक कर सकते हैं। सो लॉन्गर द टाइम ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी, ठीक है, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फैक्टर्स हम इजीली क्या है, सप्लाई के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। और लास्ट में टेक्निक कौन सी यूज़ हो रही है प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई लेस इलास्टिक होगी अगर जो है कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टेक्निक्स का यूज़ होगा, तो उसकी सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी। सो ये था आपका पूरा सप्लाई चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर हमारी ये बुक भी फिनिश हो जाएगी। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if